गाने बनाने में उसने बोला भैया एज ए फ्रेंड। एक्चुअली ये मामला मीटू अभियान से जुड़ा था। आपको याद होगा 5-6 साल पहले अमेरिका से लेकर जो वेस्टिंग्स वाला मामला हुआ था सेक्स। सबसे पहली बात तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री को एज अ प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो आप कहीं ना कहीं से दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि आपको आगे चल के किस तरीके की सीन करने पड़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा था कि उस सीन में आप करने में कंफर्टेबल नहीं है या उस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं है तो आपको उसी समय ये चीज़ मना कर देनी चाहिए थी। कि ब्रीच ऑफ मैरिज और प्रॉमिस ऑफ मैरिज ये अलग अलग चीज़ें। दिलीप सिंह स्टेट ऑफ यूपी 2005। आती है। ऐसा बहुत सारा उदाहरण बॉलीवुड में और टॉलीवुड में है जहाँ कई सारी एक्ट्रेस अभी भी किस सीन नहीं करती हैं या फिर अपने कपड़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं करती हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि SC/ST एक्ट हो गया, पॉक्सो है, लॉ का रेप का केस है, इसके आज के टाइम में जो भारतीय संसद ने महिलाओं की रक्षा के लिए जो कानून बनाया उसका ही दुरुपयोग हो रहा है। ये कहा कि लिविंग रिलेशनशिप इक्वल टू मैरिज। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं फिर सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ही चैम्बर में बैठा हूँ विशाल सिंह जी के। और हम लोगों ने जो कल बात की थी जिस तरीके से इस तरीके के आरोप के भैया देखिए 4 साल पहले का केस, मतलब गाना बना हुआ 4 साल पहले, उसमें उस तरीके के जो भी सीन थे जो कुछ थे उसके ऊपर अब विवाद, और फिर उसके बाद इसको लेके आ गई कि जी SC/ST एक्ट कि मुझे ऐसा बोला जाता है वैसा बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं विशाल सिंह जी इसमें मेन जो चीज़ें मैं हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी भी बात तो हमारी भी चली है जी लगातार, कि उसने कह रहे हैं जी गाना बनाया, गाने बनाने में उसने बोला भैया एज ए फ्रेंड, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड, जैसे ऐसे आप जब तक फील नहीं करोगे तब तक चीज़ आएगी नहीं निकल के, जो हम समझ पा रहे हैं। देखिए अभी किसी पक्ष की बात नहीं है, मैं किसी के पक्ष लेने की कोई इस तरीके की बात नहीं, जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको उस जिस तरह फील कराया गया है उसको भाई सीन करना है तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल होना पड़ेगा। जैसे कोई लड़की आने को तो आ जाती है जी मुझे करना है सीन, लेकिन तो उस तरीके की चीज़ें अब वो क्या करें, उन सब चीज़ों को वो आरोप लगा रही कि ये सारी चीज़ें हुई, जब मैंने ऐसे कहा तो नहीं कहा कि ऐसे करो, ऐसे खोल के मतलब शरीर को दिखाना या जो भी जिस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें उसको भी अब वो आरोप में डाल दी कि ये मुझसे कहा गया, जबकि ये तो सीन की डिमांड में भी कहा जाता है। दूसरा फिर उसके बाद SC का जो एक्ट लगाना, कहना कि जी मुझे जैसे बोला गया तो अपनी मतलब जात वाली बात, गाली, मतलब उसको नीचा दिखाना कि तुम अपने औकात में रहना या इस तरीके की चीज़, फिर वो आरोप लगाना। अब ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं एक बार आपको इसलिए बता रहा हूँ सारी भूमिका कि आप सिलसिलेवार इन सब चीज़ों को टेस्ट डैश लेके ये विचारों के ऊपर विचार आप 1 बाय 1 रखते हैं तो हमारे दर्शकों को थोड़ा समझना आसान होगा। सबसे पहली बात तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री को एज अ प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो आप कहीं ना कहीं से दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि आपको आगे चल के किस तरीके के सीन करने पड़ सकते हैं या मूवी में या सॉन्ग में किस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो जब अगर डायरेक्टर का कोई डिमांड रहता है कि आपको ये सीन इस तरीके से करना है, क्योंकि वो एक्टर का डिमांड नहीं रहता है, वो डायरेक्टर बताते हैं कि सीन कैसे होगा और किस तरीके से होगा, और उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी होते हैं और कॉस्ट्यूम को भी बताते हैं कि कौन सा कॉस्ट्यूम पहना जाएगा। तो जब एक्टर और डायरेक्टर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और एक्ट्रेस सभी मिलकर ये डिसाइड करते हैं, अगर आपको लग रहा था कि उस सीन में आप करने में कंफर्टेबल नहीं है या उस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं है तो आपको उसी समय ये चीज़ मना कर देनी चाहिए थी। और मेरा जहाँ तक मानना है कि कोई भी डायरेक्टर या एक्टर एक बार जब एक्ट्रेस मना कर देती तो आगे नहीं जाती। ऐसा बहुत सारा उदाहरण बॉलीवुड में और टॉलीवुड में है जहाँ कई सारी एक्ट्रेस अभी भी किस सीन नहीं करती हैं या फिर अपने कपड़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं करती हैं, या कई सारे एक्टर जो होते हैं वो अपने कल्चर से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो इस तरीके की अगर कोई चीज़ थी तो उनको पहले ही ये कर देना चाहिए था कि हम ऐसी सीन को नहीं कर पाएंगे या हम ऐसी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे जो कि हमारे अस्मिता के खिलाफ हो। लेकिन जब आप उसको करते गए और 3 साल लगातार आपने फेम पाया, नाम पाया, सब कुछ आपके फेवर में होता रहा, तो आप खुश थे। जिस समय मूवी ना मिलने लगी या मूवी फ्लॉप होने पे उनका बायकॉट होने लगा फिल्म इंडस्ट्री से, तो उन्होंने 1 साल 2 साल बाद ऐसे आरोप लगा दिए जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी एक्टर के लिए और किसी भी डायरेक्टर के लिए और किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि एक बार जिस फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे आरोप लगते हैं, वो भी ऐसे इतने बड़े एक्टर के ऊपर लगते हैं, तो फिर वो आरोप कहीं ना कहीं वो पूरे फिल्म इंडस्ट्री को ख़राब करते हैं और उनकी मार्केटिंग को कम करते हैं। तो जब भी कोई ऐसा आरोप लगा रहा है तो उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए कि कुछ हुआ हो ऐसा और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कई सारे जजमेंट हैं जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सब्सिक्वेंट रिलेशनशिप
आपके केस को कमज़ोर करता है और आपके एफआईआर को रद्द होने में बड़ी भूमिका निभाता है। अगर किसी को आज आप एक चाटा मार रहे हैं, वो अगर वो बर्दाश्त कर लिया, फिर कल एक चाटा और खा रहा है, या फिर कोई किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हो रहे हैं और फिर वो रेगुलर होते रहे हैं, या फिर कोई लिविंग रिलेशनशिप में है और ये जानता है कि सामने वाला हमसे शादी नहीं करेगा या नहीं कर पाएगा, उसके बाद भी वो रिलेशनशिप में रह रहे हैं और संबंध को बना रहे हैं, तो ऐसे केसेस में माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत ही क्लियर जजमेंट है कि ऐसे केसेस रद्द किए जाएंगे। आप एक मेजर भी हैं, आप पढ़ी लिखी भी हैं और एक एक्ट्रेस हैं जो समाज में एक अच्छी भूमिका निभाती हैं, लोगों को रोल मॉडल होते हैं कई लोगों का। तो आपका ये बयान लगाना कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और मैंने नहीं बोला और अब मैं बोल रही हूँ, ये बहुत ही गलत है और निराशाजनक है, और आगे आने वाले हर उन लड़कियों के लिए गलत है जो यह चाहती हैं कि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ें, या उन लड़कियों के लिए जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है और उन्हें गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, जिसके साथ सच में सेक्सुअल हरासमेंट हो रहे हैं, उन लड़कियों के लिए बहुत ही गलत नज़ीर बनेगी। क्योंकि जब ऐसे बड़े केसेस होते हैं तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे जजमेंट देती है, और इस जजमेंट का इफेक्ट उन सभी लड़कियों पे पड़ेगा जो सचमुच सही होंगी और वर्क प्लेस पे ऐसे हरासमेंट उन्के साथ हुए होंगे। तो ऐसा आरोप लगाना और बेसलेस आरोप लगाना मुझे लगता है, जैसे उनका क्या, उसका कोई महत्व है जो और भी आगे कह रही है कि जैसे मान लो उन्होंने काम ना किया हो या उन्हें काम ना मिला हो। देखिए मैं आपके वो भी ऐसा ही है। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि अभी ये केस बहुत ही हाईलाइटेड है। किसी को भी अगर कोई भी ग्रीवेंसेस है तो वो पुलिस के पास जाए, एफआईआर कराए। मीडिया में आके कोई बयान देना कि मेरे साथ भी गलत हुआ है या मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की छवि धूमिल होती है। तो बहुत ही इस बात का सम्मान करना चाहिए कि आप कोई कमेंट बना रहे हैं या कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसकी कोई वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर यही सामने वाला व्यक्ति डिफामेशन का केस फाइल कर दे कि हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं है और इससे मेरी मानहानि हुई है, तो उनको इसको मानहानि के केस में काफ़ी जेल भी जाना पड़ सकता है, और अगर पैसे का डिमांड होगा सिविल केस में जाएंगे तो पैसे भी देने पड़ सकते हैं। तो ऐसे कमेंट किसी को भी नहीं बनाना चाहिए जिससे कि सामने वाले की कैरेक्टर पे उंगली उठे। अगर ऐसा है तो उनको एफआईआर लॉन्च कराना चाहिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और रिपोर्ट लगाएगी और फिर उसके बाद माननीय न्यायालय जो आदेश देना होगा देंगे। आपका नाम जी, सूरज कुमार झा। आप क्या कहेंगे? देखिए, हम चूंकि अधिवक्ता भी हैं तो हमें कानून को भी निर्वचन के साथ देखना पड़ेगा और साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि नैतिकता क्या है। हम मॉरलिटी की भी बात करें क्योंकि सोसाइटी मॉरलिटी प्लस कानून दोनों से चलती, कानून के बगैर जो है मॉरलिटी को हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। अब रही बात ये फिल्म इंडस्ट्री वाले जो केसेज हैं, ये एक्चुअली ये मामला मीटू अभियान से जुड़ा था। आपको याद होगा 5-6 साल पहले अमेरिका से लेकर जो वेस्टिंग्स वाला मामला हुआ था सेक्स स्कैंडल के, सेक्सुअल हरासमेंट का, तो उस चीज़ के बाद क्या हुआ कि उसमें यह था कि फिल्म दिलाने के नाम पे आर्टिस्ट को जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल मोलेस्टेशन किए जा रहे थे। और भारत में भी एक केस है, बहुत फेमस केस था 1997 का, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वुमेन की सेफ्टी है, हैरेसमेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस, उसको भारतीय संसद ने 2013 में कानून बनाया बाकायदा कि किसी भी महिला को उसके कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट ना किया जाए। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या जो महिला के सेफ्टी के लिए जो कानून बनाए हैं, चाहे वो सेफ्टी का कानून महिला के उसका मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी आप कह रहे हैं सब केसेज हो रही हैं, तो आर्टिस्ट का पर्टिकुलर एक्ट के लिए डायरेक्टर का और जो कास्टिंग डिज्यूम सारी चीज़ को दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर एक्ट में ये सीन की जरूरत है। अब उस आर्टिस्ट को डिसाइड करना चाहिए कि वो सीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कंफर्टेबल है, आप आराम से मना कर दीजिए कि हम नहीं कर सकते। करने के बाद अब 4 साल हाँ, बाद में आप, हाँ एग्जैक्टली, अब क्या है कि जब आपने 4 साल किया, 4 साल बाद आपको याद आ रहा है अरे मेरे साथ गलत हो गया, तो ये कहीं ना कहीं कानून में भी उसको बोलते हैं डिले ऑफ एफआईआर। एक होता है प्रॉम्प्ट एफआईआर, एक होता है डिले एफआईआर। और डिले ऑफ एफआईआर जो होती है बहुत ही सस्पिशन पैदा करती है कि प्रोसिक्यूशन या जो स्टेट है विक्टिम है वो ऐसा क्यों अब हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या है। और रही बात आजकल जो आप और चीज़ देख रहे हैं लिविंग वाला, तो लिविंग वाले पे भी मेरा सोच ये है कि कानून हुआ, मैं आपको बताऊँ 2010 में एक केस आया एस्कोसू वर्सेस कन्यावाल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BS चौहान ने बहुत क्लियर कह दिया कि प्री मैरिटल सेक्स इज मे बी इमोरल, इज नॉट इलीगल, कि मतलब शादी से पहले, क्योंकि ये चीज़ें अब जो देखा जाए तो वैश्विक चीज़ें बदल रही हैं। हम कल्चरल एक्सचेंजेज हो रहे हैं, मतलब USA का, UK का, पश्चिम का जो है
वो इम्पैक्ट पड़ रहा है भारत पे उस पर। तो जब हम यहाँ के लोग पढ़ने वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो लाजमी सी बात है उनका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो खुशबू का भी केस, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी तो अदर जजमेंट्स का सहारा लेते हैं, तो उसके बाद फिर आप एक जजमेंट आया कि इंदिरा शर्मा वर्सेज KVS शर्मा, जिसमें लिविंग रिलेशनशिप को पूरी तरीके से वैलिडेट करते हुए उन्होंने ये कहा कि लिविंग रिलेशनशिप इक्वल टू मैरिज। तो उसके बाद से ये चीज़ें सारी इशू हुई हैं कि महिलाएं अब डिमांड करें लिविंग रिलेशनशिप की। कानूनी तौर पे देखेंगे वो ठीक है, उसमें इवन कि अगर आपका दोनों के सेक्सुअल इंटरकोर्स बच्चा हुआ तो उस बच्चे का दोनों में राइट बनेगा। एज ए मदर के तौर पे महिला से मांग सकता है राइट, फादर के तौर पे फादर से मांग सकता है, उसकी पूरी मेंटेनेंस बनेगी, सारा कुछ बनेगा। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि अब सोसाइटी में, जैसे प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं, तो जो अभी एक जो टेस्ट ड्राइव वाली बात है उस बात से मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता। बाकी रिलेशनशिप में अगर कोई किसी लड़की के साथ कमिटेड है और उसी से शादी करेगा ऐसा मन रखता है, तो वो रह सकता है लिविंग रिलेशन मेरे तरफ में, क्योंकि फिर वो ना, क्योंकि कानूनी भी उसको रहे। अब ये कहिए कि ना जी 2-4 दिन नहीं बना फिर आगे ले लो, तो इसको मैं अनैतिक मानता हूँ। फिर तो ये अनलिमिटेड हो जाएगा, उसको एक लिमिट रखनी पड़ेगी। और रिलेशनशिप की शुरुआत में ही आपको बताने चाहिए, आपके इरादे क्लियर हों। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नौशाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट में साफ साफ जस्टिस गोपाल गौड़ा ने कहा था कि महिला का शरीर कोई खेल का मैदान नहीं है कि आप खेल के उसके इमोशन के साथ खेल के जिस्मानी तौर पर खेल के चले गए और वो रह लें। तो आपको आपकी नीयत साफ होनी चाहिए शादी कर। प्रॉमिस टू मैरिज का जो एंगल अभी आ रहा है उस वाले केस में भी जो आप बता रहे हैं, हाँ उसी का हवाला। एक्ट्रेस इसमें, हाँ उसी का जवाब मेरा ये है, मैं तो बड़ी फिल्म दूंगा। अगर उसमें लॉ बहुत ही एस्टैब्लिश है सुप्रीम कोर्ट का और दिल्ली अलग अलग हाई कोर्ट, इवन दिल्ली हाई कोर्ट भी, केरला के भी अभी आया परसों, MP के भी, हर जगह का, कि अगर कोई विक्टिम को ये पता है कि सामने वाला पुरुष शादीशुदा है पहले से, हाँ, और फिर वो किसी तरीके की जाती है और कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है, तो वो रेप नहीं है। प्रशांत कुमार वाले केस में भी NCT दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि प्रॉमिस टू मैरिज ये देखी जाएगी कि एक्चुअली मैरिज पॉसिबल था कि नहीं। अगर ऑलरेडी शादीशुदा है तो फिर आप कह रहे हो सिर्फ लस्ट पूरा कर रहे हो, वादा किया था कि छोड़ देंगे, डिवोर्स ले देंगे, और जबकि उसका और लड़का आप इसी केस में देखिए, वैसे तो मैं इस पर टिप्पणी करने से बचूंगा, रीजन बाई कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे है, तो अभी किसी तरीके का नहीं कह सकते। जो लॉ एस्टैब्लिश है, मैं चूंकि अधिवक्ता होने के नाते मेरा फर्ज है लॉ बताना। लॉ जो है वो बहुत ही क्लियर है कि ब्रीच ऑफ मैरिज और प्रॉमिस ऑफ मैरिज ये अलग अलग चीज़ें। दिलीप सिंह स्टेट ऑफ यूपी 2005, तो उसमें बहुत ही क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सिर्फ प्रॉमिस ऑफ ब्रीच ऑफ मैरिज जो है ये जो है तो वो रेप नहीं माना जाएगा। तो इस केस में भी बनता नहीं दिख रहा है परवान फैसा है, ये कोई इल मोटिव। हाँ रही अब SC/ST बात, तो SC/ST एक्ट का बहुत ही क्लियर रूल है कि जब भी कोई एक्ट होगा वो पब्लिक प्लेस में होना चाहिए, थर्ड पर्सन में वो बात की समझ होना चाहिए। अगर कोई बंद कमरे में उड़ा रहा है, कोई एक दूसरे के अगर कह भी दिए, पहली बात देख कह भी दिया, तो अगर तीसरे की न्यूज़ नहीं पहुंची, हाँ, तो SC/ST एक्ट का यह दुरुपयोग महज है। और इस पे लिए भी कानून बने थे, लेकिन 2018 में जस्टिस UU ललित और जस्टिस AK गोयल का जजमेंट आया था। लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि SC/ST एक्ट में जो अंतरिम जमानत उसमें आया था उसमें कानून में, तो लेकिन अब इतने विद्रोह हुए कि बाद में उसको खारिज करना पड़ा उसको संसद को वापस से कानून बनाने पर। तो ये मैं मानता हूँ कि SC/ST एक्ट हो गया, पॉक्सो है, लॉ का रेप का केस है, इसके आज के टाइम में जो भारतीय संसद ने महिलाओं की रक्षा के लिए कानून बनाया उसका ही दुरुपयोग हो रहा है। ये मेरी चिंता इस बात की, इसका दुरुपयोग ना। जी आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस केस को? लेकिन अगर शादीशुदा है तो समाज के लिए गलत संदेश जाएगा, वो मिसयूज कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें लड़का जिम्मेदार है? जो भी दोनों अगर हैं, अब जैसे कह रही है कि भाई मुझसे इसने वादा किया, उनका एक लालच बस है जो कि उसमें जाके पैसा कमाए बहुत दिन तक, उसके बाद अब आरोप लगाने लगे, तो ये नहीं होना चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप सही नहीं है समाज के लिए, गलत संदेश है। उसकी उसी की उम्र का उसका लड़का है, उसकी भी शादी हो चुकी है, फिर उसके बाद कहना जी मुझसे कहा गया कि शादी करूंगा, डिवोर्स दे दूंगा उसको, और अब वो नहीं कर रहा है तो मेरे को जात की गालियां दे रहा है और ये सब बोल रहा है। कहाँ तक ये कानून तौर पे इसका है कुछ स्टैंड बताइए जरा। देखिए आज के समय में आरोप लगाना बहुत ही आसान है, आरोप को सिद्ध करना बहुत ही कठिन है। जैसा कि हम ट्रायल कोर्ट में देखते हैं कि 90% फॉल्स मैरिज के केसेस जो है वो इस्टेब्लिश ही नहीं हो पा रहे हैं और उनमें उन लोगों को बरी कर दिया जा रहा है। तो सिर्फ आरोप लगा देने से इससे ये साफ पता चलता है कि इस एक्ट का और इस कानून का मिसयूज हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आप किसी के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए जो ऑलरेडी शादीशुदा है। और अगर आप अपने कंसेंट के द्वारा अगर
समाज के मना करने पर, माता पिता के मना करने पर अगर आप आ भी रही हैं रिलेशनशिप में, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए भी आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि कानून आपको इसके लिए कहीं से नहीं प्रोटेक्ट करता। और बहुत ही साफ तौर पर प्रशांत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से इस बात को कहा है कि अगर शादीशुदा मैरिज के बाद आप किसी ऐसे आदमी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो हमसे शादी कर लेगा, इस धोखे में रखकर मेरे साथ रिलेशनशिप बनाता रहा शादी की बात सब अलग और आगे चल के फिर हमको छोड़ दिया या हमको धोखा दे दिया, तो ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। अभी रिसेंटली 1 सितंबर को एक और भी जजमेंट आया जिसमें कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छे से 4 पॉइंट रख दिए हैं कि रेप के केसेस में ये चारों पॉइंट अगर प्रूव होंगे तो वो केस, एफआईआर और चार्जशीट सारी चीज़ें क्वैश हो जाएंगी। तो अब ऐसे मिसयूज को रोकना बहुत ज़रूरी है और आने वाले समय में सभी लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, आरोप को सिद्ध भी करना पड़ता है। ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चलती है तो आके आपको एविडेंस देना पड़ेगा, आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे, आपको एक एक बातें बोलनी पड़ेगी, तभी जाके वो ट्रायल इस्टेब्लिश होगा और तभी वो कन्विक्शन में बदलेगा, नहीं तो ये निराधार साबित होगा और कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी एलिगेशन लग सकते हैं। मैं इसी पॉइंट पे विशाल जी की बात को थोड़ा वैलिडेट करते हुए 1-2 पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। इसमें देखिए, एक क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस जो है भारत में, उसका क्लियर स्टैंड है कि प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आपको डाउट साबित करना, प्रोसिक्यूशन को बताना पड़ेगा। दाताराम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2018 का जजमेंट है जस्टिस एमबी लोकुर का, उसमें उन्होंने ये कहते हैं कि हम प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मान के चलेंगे। जब कोई घटना घटी तो हम ये मान के चलेंगे कि वो जो है अपराधी वो इनोसेंस है अनटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक उसको पूरा कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उसको गिल्टी न साधे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड चीज कहना चाहूंगा कि जो रेप केसेज है वहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पे होता है, ये रिबटल हो जाता है। वो प्रिजम्पशन ऑफ रेप एविडेंस एक्ट और जो अब नया कानून बन गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और एविडेंस एक्ट में ये क्लियर है कि प्रिजम्पशन ऑफ रेप, पहले जो एविडेंस एक्ट की धारा है 113B, उसमें यह है कि आपको प्रिजम्पशन ऑफ रेप ही चलेगा अगर किसी महिला ने आरोप लगाए कि कोई व्यक्ति ने मेरा रेप किया है, तो ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति ने रेप किया है अनटिल एंड अनलेस कि वो व्यक्ति साबित करे कि उसने रेप नहीं किया। यानी प्रेमा फेसाई कोर्ट और जज वो जो है ये मान के चलेगा कि ये महिलाओं के साथ वो हुआ है। और दूसरी बात, एक और चीज़ है कि महिलाओं के होने वाले अपराध में ना कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं होती, यानी उसकी जो रिपोर्टिंग है, सूचना आप कभी भी दे सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि उसमें आपका डिले जो है वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये आपका हुआ, मान लीजिए जैसे आप जो बता रहे हैं अभी जो केस हुए हैं उसमें 2 साल बाद वो रिपोर्ट कर रही है कि भाई 2023 में मेरा साथ ऐसा हुआ, 3 साल तक कंटिन्यू चला, तो वो अब तो मैटर ऑफ ट्रायल है, उसमें तो अब हम नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो कानून यही है कि प्रिजम्पशन ऑफ, अगर रजामंदी से रिलेशन बनाया है तो भी मान लो 3-4 साल पहले अपनी मतलब रजामंदी से जैसे कहते हैं, रजामंदी पहली बात तो रेप का डेफिनेशन ही अगेंस्ट द विल, अगेंस्ट द वो है। उन दोनों दावे जो मेन इसका जो केस का जो टर्निंग पॉइंट है यही है कि एक दावा है कि जी मुझे ये काम अच्छा, मतलब अच्छी बड़ी फिल्म देना, जिन्हें शादी का वादा करना, वाइफ को छोड़ दूंगा मैं, डिवोर्स दे दूंगा तेरे लिए, वो सारी चीजों के बेस पे वो आरोप लगा ये देखिए, इसके लिए बीएनएस में एक सेक्शन ही जोड़ दिया गया है, सेक्शन 69, और सेक्शन 69 ये कहता है कि मैरिज के नाम पर किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना वो रेप की कैटेगरी से इतर आता है। और रेप के लिए 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है इस्टेब्लिश करना, कि इंटेंशन है कि नहीं, फोर्सफुल एक्टिविटी है कि नहीं, लड़की को थ्रेट किया है कि नहीं, और जो पेनिट्रेशन किया गया है वो उसके अगेंस्ट द विल है कि नहीं। और अगर ये सब नहीं है तो वो रेप का केस नहीं बनेगा, और इस केस में भी फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस बन सकता है, रेप का केस नहीं बनेगा, क्योंकि कंसेंट के साथ जो कुछ भी हुआ है दोनों लोगों के बीच वो पूरे फुल कंसेंट के साथ हुआ है। इसमें ये हो सकता है कि उन्होंने ब्रीच ऑफ प्रॉमिस किया है और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस का ही केस बनेगा। आगे चल के इसमें जब चार्जेस, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के पोजीशन पे आएगा ट्रायल कोर्ट में, तो देखिएगा ये इन सब धाराओं को हटाकर नए धाराएं ऐड की जाएंगी और ये सब एकदम बिल्कुल सामान्य धारे लग जाएंगी। तो टाइम का कोई मेंटेन नहीं है, जैसे वो बोले कि 4 साल पहले हुआ, तो ये कैसे फोर्सफुल या नहीं है, उस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है।
टाइम कितने साल पहले ऑफेंस हुआ इसके लिए भले ना हो, लेकिन एफआईआर आपने कितने साल बाद कराया ये मैटर बहुत ज़्यादा रखता है, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि पब्लिक फेस नहीं है, ऐसी स्थिति में नहीं है कि घर से निकली नहीं है, ऐसी स्थिति में नहीं है कि आपको किसी रूम में कोई जकड़ के रखा है इसलिए पुलिस तक नहीं पहुंच पाई। आप रोज़ अपने माता पिता से मिलती थी, किसी से नहीं तो माता पिता से बताना चाहिए था, और माता पिता जरूर पुलिस के पास जाते या कोई भी और संसाधन हो सकते थे। फिल्मों में ये शायद ऐसा भी आरोप लग रहा है कि माँ बाप ने वैसे ही बॉयकॉट कर दिया था, जब ये फिल्मों में गाना मतलब होता है ना घरों में, जरा उसका पहले था, अब बेशक साथ आ रहे हैं उसके, लेकिन वो पहले उसको पसंद नहीं कर रहे थे कि इससे लाइफ में जाए तो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनके माता पिता शुरू से ही इनके साथ दिख रहे हैं और सारी चीज़ों में इनके साथ खड़े हैं। लेकिन इसमें जो मैं कहना चाहता हूं कि जो सब्सिक्वेंट रिलेशनशिप की बात आई है, जैसे हम किसी से ये प्रॉमिस करते हैं कि तुमसे शादी करेंगे और उसके साथ संबंध बना रहे हैं, और उस लड़की को आगे चलकर ये पता चल जाए कि ये हमसे शादी नहीं करेगा, और उसके बाद भी अगर हमारे साथ रिलेशनशिप में आ रही हैं तो उस लड़की की गलती है, और वो एफआईआर भी क्वेश हो जाएगा, चार्जशीट भी क्वेश हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप सब्सिक्वेंट रिलेशनशिप 3 साल तक बना रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, फिर उसके बाद लास्ट ऑफेंस जो ये क्लेम कर रही हैं 2023 में हुआ था, उसके बाद भी अगर एफआईआर करा दी होती तो ये केस थोड़ा मजबूत रहता, लेकिन वो 2025 तक वेट की, वो भी सितंबर 2025, जब 2025 खत्म होने की पड़ाव पे है तब तक वेट की, और जब इनको इनके मन की चीजें नहीं हुई तब जाके एफआईआर करा दी। लगाना ही मुझे लगता है केस को कमजोर कर रहा है कि जी, शादी के लिए नहीं कर रहा तो मुझे फिल्म नहीं दिलवा रहा मुझे, तो ये एक्चुअली ये अपने बातों पे टिकी ही नहीं है। ये कभी कहती हैं कि कोई और लड़की रहती तो ऐसा ही कर लेती, कोई और लड़का रहता तो फेम पाने के लिए ऐसा ही। आप कैसे पूरे समाज के ठेकेदार बन जा रही हैं? सबको ये कह के वो अपने माता पिता को बदनाम कर रही हैं, और जो उनके द्वारा संस्कार दिए गए हैं उसको भी ये धूमिल कर रही हैं ऐसे वक्तव्यों को देकर। आपको क्यों अगर दिक्कत हो रही थी तो आपने क्या करने की जरूरत थी सीन करने की, तो कह रही सब करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी ही बातों में जी वो ये भी कहती फिर रही हैं कि कोई भी लड़की आगे बढ़ने के लिए किसी के साथ संबंध बना लेती है। ये गलत संदेश जो कि बहुत ही गलत संदेश है। आप एक एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेसों को लोग रोल मॉडल मानते हैं, और कई सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे केसेस हैं जिसमें ये कहा गया है कि आप जब एक ऐसे पोस्ट पर हैं जिससे लोग आप में आपकी छवि देखते हैं तो आपको ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। ऐसा साउथ में भी बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां लोग भगवान मानते हैं एक्टर्स को, और एक्टर्स ने कुछ गलत काम किया है तो उसके खिलाफ कई लोग हाई कोर्ट में केस भी दाखिल किए हैं कि आपने ये किया जिससे मेरे सेंटीमेंट को धक्का पहुंचा है, और बड़े बड़े एक्टरों के ऊपर केस हुए हैं। राम का निभाया, उसको राम समझ लिया लोगों ने, सीता का सीता समझ लिया, सीता ने उल्टे सीधे सीन किए थे जो, तो उसके ऊपर बड़ा लगा। जी अभी साउथ में एक पिक्चर आ रही है जिसका नाम ही जानकी से शुरू हो रहा था, उसके ऊपर केस हो गया कि आप जानकी माता का नाम कैसे। तो ऐसी चीजें हैं, बहुत सेंटिमेंटल चीजें हैं, आपको सोच समझकर कोई बयान देना चाहिए, और आप अपना सिर्फ जिम्मेदारी लीजिए। पूरे समाज के बारे में, पूरे देश के बारे में आप बोल दे रही हैं कि कोई भी लड़की फेम पाने के लिए किसी के साथ कंसेंसुअल रिलेशनशिप या सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेती। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। हाँ सर, इसमें मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो इसमें जो विक्टिम है, चूंकि हमारा लॉ ये कहता है कि उनका नाम नहीं ले सकते पब्लिकेशन, तो विक्टिम जो है प्रोसिक्यूट विथ ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ऑल वुमेन, वो अपने स्टेटमेंट को बार बार चेंज कर रही हैं। कभी वो कह रही हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर कहती कोई रहती तो वही करती। तो यानी इसका मतलब आप उस ऑफेंस को आपने मजाक बना के रखा है। अगर आपके साथ फोर्सफुल हुआ था, 2020 में हुआ, 2021 में हुआ, 23 में हुआ, कंटिन्यू आप रही। 23 से लेकर के 25 तक आपने वेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने राम सिंह वर्सेस सोनिया 2007 में क्लियरली कह दिया है कि आपको जब भी कोई डिले होता है एफआईआर में, आपको एक एक दिन के डिले का एक्सप्लेनेशन देने होंगे क्या हुआ। सीआरपीसी या अब जो बीएनएसएस हो गया है बहुत क्लियर कहता है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस की कोई लिमिटेशन नहीं होती, कभी भी रिपोर्ट की जा सकती, बट द सेम टाइम प्रोसिक्यूशन को ये प्रूफ करना होगा कि ये डिले क्यों हुआ था। और इनकी स्टेटमेंट्स बहुत ही वेरासिटी है, कभी कुछ स्टेटमेंट, तो ये केस प्रोसिक्यूशन को कमजोर करे और बाद में इसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा। और वो मेरी समझ है, मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि इसमें सजा होने की गुंजाइश नहीं है अनटिल अनलेस कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रूफ ना आ जाए। ठीक है, तो ये एस्टैब्लिश लॉ यही है कि अभी इनको जिस तरीके से बदल रही है बात बार बार, तो वो चीज़ें प्रूफ नहीं कर पाएंगी और फिर ये मामला फिर मजाक बन के रह जाएगा। और हमेशा एक इंसान को ये देखना चाहिए कि आपके साथ जो गलत हुआ, आपने उसकी रिपोर्टिंग कहाँ करी, कितने जल्दी करी, और फिर आपने उस गलत को जो हुआ उसका विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकता ना कि मेरे जगह कोई लड़की रहती थी, इसका मतलब ये है कि दूसरे लड़कों को यही कहना चाह रहे हो आप। तो उस घटना को मैं उस स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। इस तरीके से बयान से बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कहीं ना कहीं आरोप
लगाए हैं, लेकिन आरोपों पे ना टिकना और आरोप के लिए आरोप लगाना कहीं ना कहीं उन्हीं के केस को कमजोर कर रहा है। और जिस तरीके की बातें की कि जी फिल्मों में काम मुझे मिल जाएगा, शादी मुझे मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन ही अपने आप में विवादास्पद है। और इसके ऊपर भी कोई भी सोचेगा कि अगर ऐसी कोई कंडीशन रख के काम करने के लिए आपसे हाँ करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप खुद भी इस चीज़ की जिम्मेदार है। बहरहाल कोर्ट में अब जो हिरासत में है और कोर्ट में केस है, आने वाला वक्त बताएगा कहाँ ये केस जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने अब सीनियर अभियोक्ताओं से बात की, आपके सामने रखी, ताकि और चीज़ समझ में आए कि आखिर धरातल पे कहाँ ये केस जा रहा है। आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी नज़र हमारी इस केस पे बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।